हम पेपर में अक्सर स्टिमुलस रिस्पॉन्स फॉर्मूला के नाम से, कंडीशनिंग के नाम से और कंडीशनड रिस्पॉन्स के नाम से या कंडीशनड लर्निंग के नाम से इसके जो सवालात हैं वो पूछे जाते हैं। और इसको डबल ट्रिपल स्टैरिक कर लें, इसमें से एक सवाल जो है वो जरूर पूछा जाता है। ठीक है, एक सवाल इसमें से जरूर पूछा जाता है। इसमें जो अहम नाम है वो पेवलोव। मैम जी बेटा। मैम हमने अब ज्वाइन किया है, हमारा जो है अब शुरू हुई है क्लास कैंपस वालों का। बेटा एक तो मैं कैंपस वालों से रियली बड़ी तंग हूँ। क्यों अब स्टार्ट हुई है, उससे पहले आप लोग क्या कर रहे थे? स्पीकर अरेंज कर रहे थे एकेडमी वाले, हम तो कब से आए हुए हैं। ठीक है, मैं रिवाइज करती हूँ। अच्छा, मैं बात कर रही थी बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरीज की, और उसमें मैं बात कर रही थी कि लर्निंग जो है इट इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, कि साइकोलॉजी में जो लर्निंग की थ्योरीज हैं उसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्या आते हैं? एक दो क्वेश्चन लर्निंग की थ्योरीज में से जरूर आते हैं, और पर्टिकुलरली जो बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरीज हैं उसमें से एक दो सवाल जरूर आते हैं। ठीक है, तो उनको पूछा किस तरह से जाता है? बिहेवियरिस्ट या बिहेवियरिज्म की लर्निंग थ्योरीज या स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, ये करके तो वो सवाल आपसे पूछता है। ये भी मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, चाहे वो गेस्टोल्ट हो, चाहे वो बिहेवियरिज्म हो, चाहे वो फंक्शनलिज्म हो, सब लर्निंग जो है वो मेजर फोकस रहा है तमाम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का। तमाम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है उनका जो मेजर फोकस है वो लर्निंग रहा है कि हाउ टू ऑब्जर्व द बिहेवियर एंड हाउ टू ब्रिंग अ चेंज इन द बिहेवियर। ठीक हो गया? सो जब हम बिहेवियरिज्म की बात करते हैं तो उसमें हम कनेक्शंस की बात करते हैं, एसोसिएशंस की बात करते हैं। ये कुछ वर्ड्स लिख लीजिए: कनेक्शंस, एसोसिएशंस, स्टिमुलस, रिस्पॉन्सेस। लिख रहे हो? यस मैम। कंडीशन, कनेक्शंस, एसोसिएशंस, कंडीशनिंग, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स। ठीक हो गया? यस मैम। ये वो वर्ड्स हैं जो कि बिहेवियरिज्म में यूज होते हैं। और इसके जो नाम है, इसमें थॉर्नडाइक का नाम है, इसमें पेवलोव का नाम है, इसमें स्किनर का नाम है, इसमें जेबी वॉटसन का नाम है। ठीक है, जिन्होंने इसमें काम किया। तो जब हम थॉर्नडाइक का नाम लेते हैं तो उसकी जो थ्योरी है उसकी थ्योरी का नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। क्या नाम है उसकी थ्योरी का? ठीक हो गया। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है ये एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दी थी, और उसका जो टाइम पीरियड है वो 1874 से 1874 से 1949 तक था।
और उसने इस थ्योरी में अपनी जो फाइंडिंग्स थी वो उसने कुछ रैट्स, कैट्स और चिकन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने कहा कि अगर हम बार बार ट्रायल्स करवाएं और बार बार ये जानवर एरर्स करें तो उसके बाद अपना जो हम बिहेवियर उन्हें सिखाना चाहते हैं वो सीख जाते हैं। आज भी अगर आप मुख्तलिफ अंग्रेज लोगों को देखें या इवन पाकिस्तानियों को भी आप देखें तो उन्होंने बहुत से जो पेट पाले होते हैं, पेट कहते हैं पालतू जानवरों को, तो वो जो है बहुत सारे ऐसे करतब दिखा रहे होते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो ऐसा कैसे करते हैं। वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके करते हैं। इन्होंने अपनी एक बिल्ली को एक पजल बॉक्स में रखा और बाहर जो है एक फिश का टुकड़ा रखा जिसकी बहुत अच्छी खुशबू थी और वो जो है वो बेचारी अपने उसमें भागती थी और गलती से उसका जो है वो एक उसके ऊपर पाँव पड़ जाता था और उसके बाद उसको उसका गलती से लिवर जो था वो दब जाता था और उसके बाद उसे खाना मिल जाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने फिर गलती जो दोहराने का अमल था वो कम हो गया और फाइनली उसको खाना जल्दी मिलना शुरू हो गया। वो जो भूख का एलिमेंट था उससे उसने ड्राइव का नाम दिया कि भूख जो थी वो इंटरनली एक ड्राइव, एक फोर्स थी जो उसे उस चीज तक लेके जाती थी। और उसने फिक्सेशन का नाम दिया। पहले वो कहता है कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट हमें करनी चाहिए, मीन प्रॉपर प्रॉब्लम करनी चाहिए। उसके बाद हमें फिक्सेशन करनी चाहिए कि हमने कितने कितने टाइम उसके बाद उसको देना चाहिए। लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर एंड सिलेक्शन एंड कनेक्शन। के अब उसे वो क्या कह रहा है कि लर्निंग में हमने क्या करना है, ट्रायल एंड एरर भी करवाना है, उसको बार बार ट्रायल भी करवानी है, फिर एरर भी करवाना है, फिर सिलेक्शन भी करवानी है और उसके दरमियान कनेक्शन भी करवाना है। लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन। जितना ज्यादा आप कनेक्शन पैदा करोगे किसके दरमियान, उसके ट्रायल और उसका जो रिवॉर्ड है उसके दरमियान आपने कनेक्शन पैदा करना है। ये नहीं है कि बस वो बेचारी ट्रायल करती रहे करती रहे करती रहे। अगर आप कोई काम है करते रहोगे, आपको अगर उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा तो आप कहोगे दफा करो, इससे हासिल तो कुछ होता नहीं है, हम क्यों खुद को जलील करें। सो लर्निंग इज इंक्रीमेंटल नॉट इंसाइटफुल। ये जो बिहेवियरिस्ट हैं ये इंसाइटफुल लर्निंग के खिलाफ है। इंसाइटफुल लर्निंग क्या है? कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिविज्म जो है, कॉग्निटिविज्म का मतलब होता है लर्निंग बाय इंसाइट। लर्निंग बाय इंसाइट का मतलब क्या होता है? बसीरत। इंसाइट का मतलब क्या होता है? लिख लो, बसीरत के जरिए लर्निंग। बसीरत के जरिए लर्निंग क्या होती है? अक्लो फहम, अक्ल के जरिए, आइडिया के जरिए, सोच के जरिए, दिमाग के जरिए, ब्रेन के जरिए, जहानत के जरिए, सोच और फिक्र के जरिए लर्निंग। जब हम अपना जहानत इस्तेमाल करके किसी मसले का हल ढूंढते हैं। अब इसमें क्या था, वो बिल्ली बेचारी आती थी, बाय चांस उसका जो है वो पाँव लगता था और उसको खुराक मिल जाती थी, इसमें वो कोई अक्ल तो इस्तेमाल नहीं कर रही थी। तो जो कॉग्निटिविज्म वाले हैं उसमें आगे हम वो आपको उनके तजर्बात भी बताएंगे, जिसमें उसका एक वो था मंकी था और उसका नाम सुल्तान था, चंपेंजी उसका नाम था, चंपेंजी जो बद्दर था और उसका नाम सुल्तान था। वो जो बनाना लटका हुआ था और उसके पास स्टिक्स रखी हुई थी और उसने उन स्टिक्स को आपस में जोड़ा और एक लंबी स्टिक बना के उसने बनाना को मारा और नीचे खुराक। अब ये क्या था? उसने अक्ल इस्तेमाल करके और उसको जो है वो उस फल को तोड़ के खाया। जिस तरह से वो प्यासा कवा था, पास वो कंकरियां पड़ी थी, उसने पानी में गिराई और पानी ऊपर आ गया और उसने पी लिया। सो दिस इज इंसाइटफुल लर्निंग। इस लर्निंग की बात कौन करते हैं? कॉग्निटिव थेरीज वाले जो है वो इंसाइटफुल लर्निंग की बात करते हैं, लर्निंग बाय इंसाइट, यानी कि अक्ल इस्तेमाल करके। जो बिहेवियरिस्टिक लर्निंग वाले लोग हैं वो कहते हैं कि आपने बस किसी ना किसी तरह से बार बार रेपिटेशन करके, कोई रिवॉर्ड दे के, कोई सजा दे के, कोई पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट करके, कोई नेगेटिव रिइंफोर्समेंट करके, किसी ना किसी तरह से आपने करदार को ना करदार में वो चीज डाल देनी है कि वो करदार का हिस्सा बन जाए। और आप जो है वजह से कुछ लोग कहते हैं कि डंडा पीर बिगड़िया तिगड़िया था, कुछ लोग कहते हैं कि बस एक रूटीन में बच्चे को डाल दे बच्चा बन जाता है।
कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे को जूते की नोक पे रखें, बच्चे को जूते जूते छितर छितर लगाते रहो तो बच्चा जो है ना वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। सो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट थ्योरीज हैं, ठीक है। सो इसी तरह से साइकोलॉजी में भी डिफरेंट जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनकी डिफरेंट थ्योरीज हैं। अब ये कहते हैं लर्निंग इज इंक्रीमेंटल नॉट इंसाइटफुल, कि लर्निंग बढ़ाई जा सकती है, अक्ल से नहीं सीखी जा सकती। लर्निंग इज डायरेक्ट नॉट मीडिएटेड बाय आइडियाज। लर्निंग जो है आप बाय चांस सीख सकते हो, डायरेक्ट मीन यानी कि बाय चांस आप सीख सकते हो, नॉट बाय आइडियाज, या आप अक्ल से नहीं सीखते हो। डायरेक्ट का मतलब होता है कि आप जा रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज डिस्कवर हो जाना। जब आप कोई चीज ऑल ऑफ अ सडन डिस्कवर करते हैं उसे डायरेक्ट लर्निंग कहते हैं। इनडायरेक्ट लर्निंग वो होती है जो कि आपको कोई बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ने टीचर ने आपको कहा कि जी आप ये रूल ऐसे होता है, ये रूल ऐसे होता है, ये रूल ऐसे होता है, ये हो गई इनडायरेक्ट लर्न लिया, ये था डायरेक्ट लर्निंग। या जैसे वो रोसियो था, या जैसे वो कौन था, डेवी था, जैसे वो था अपना प्रोग्रेसिविज्म वाले थे, वो ये प्रोजेक्ट लर्निंग हो गया। ये सारी डायरेक्ट लर्निंग की बातें हैं कि आप बच्चे को फितरत के बागात में छोड़ दें, वो जाए, वो वहां से फूल के 4 हिस्से दरियाफ्त करके आए या 8 हिस्से दरियाफ्त करके आए, इट्स अप टू हिम। वो जाए और वो जो है इकोसिस्टम के 8 हिस्से दरियाफ्त करके आए या 16 हिस्से दरियाफ्त करके आए, इट्स अप टू हिम। कि आप जा रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई भी नॉलेज मिल जाता है, ये होती है डायरेक्ट लर्निंग। डायरेक्ट मीन कि आप खुद से कोई चीज एक्सप्लोर कर रहे हो। गॉट इट? सो ये कहते थे, जी बेटा बोला कुछ? आप पढ़ाएं। अच्छा, थॉरनडाइक ने कुछ लॉ ऑफ लर्निंग दिए थे, लेकिन मैं आपको इसको मैम लाइट चली गई, कनेक्शन का इशू हो रहा है मैम। तो थोड़ा मैम की आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। ब्रेक मैम की आवाज नहीं। मैम आपकी आवाज कट रही है, बिल्कुल भी नहीं। जी, अब आवाज आ रही है? मैम अब आई। अच्छा, आगे है थॉरनडाइक के लॉ ऑफ लर्निंग। ये आप सब लोगों ने पढ़े हुए हैं कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज अगर बार बार बच्चों को करवाया जाए तो वो सीखते हैं। लॉ ऑफ यूज हो गया कि अगर चीजें इस्तेमाल में रहें तो बच्चे फिर उनको याद रहते हैं। लॉ ऑफ डिसयूज, अगर बच्चे जो है वो चीजों को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उन्हें भूल जाएंगी। लॉ ऑफ रेडीनेस, अगर बच्चे सीखने के लिए तैयार होंगे तो उन्हें लर्निंग होगी। लॉ ऑफ इफेक्ट, अगर चीजों का इफेक्ट अच्छा आएगा। अच्छा, इसको ना आपने घर से पढ़ के आना है। इनकी जो पहली पहली लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करके आनी है। अगर इसमें कोई चीज समझ ना आए तो कल आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक हो गया? ओके हो गया? यस मैम। ये अक्सर लॉ ऑफ लर्निंग जो है थॉरनडाइक के, ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, कंडीशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन आपको याद है, एक शर्तिया फिक्रे होते थे, मुझे हमेशा से बड़े नापसंद थे। जब हम 9वीं 10वीं में पढ़ते थे ना, तो वो होते थे कि अगर मैं लाहौर जाता तो तुम्हारे लिए खिलौने लाता, याद है? अगर मैं इस्लामाबाद जाऊंगा तो तुम्हारे लिए तोहफा लाऊंगा। भाई तोहफा देना तो वैसे ही दे दो, शर्तें लगाने की क्या जरूरत है? अगर तुम पास होगे तो मैं तुम्हें तोहफा दूंगा। याद है शर्तिया फिक्रे? अच्छे से याद है। कंडीशनल फिक्रे याद है? हमारे साथ ना जो घर है जिस हाँ जी, मैम हमारी अम्मी ऐसे करती थी, जब कहीं जाती थी, ये पैसे ले लो घर रह जाओ, और हम हाय हाय हाय, बिक बड़ा जाते। ये बिक जाते थे आप लोग, हैं यस मैम। मासूम बच्चे। थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, कंडीशन में ये होता है कि आप किसी रिस्पॉन्स को
किसी कॉज के साथ या किसी स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कर देते हो। एसोसिएट मीन उसकी कंडीशनिंग कर देते हो। एसोसिएशन और कंडीशनिंग, ये दो जुमले लिख लो, दो वर्ड्स लिख लो। यानी कि एक रिस्पॉन्स को किसी दूसरे के साथ अटैच कर देते हो। क्या कर देते हो? अटैच कर देते हो। क्या कर देते हो? अटैच। अच्छा, इनका फर्क लिख लो। ये दो तरह की कंडीशनिंग है और ये पेपर में आती ही आती है। पहली कंडीशनिंग है क्लासिकल कंडीशनिंग, इसके आगे लिख लो SR। क्या लिखोगे? दूसरी कंडीशनिंग है ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसके साथ लिख लो RS। उसको उल्टा कर दो। पहले के साथ लिखा ना SR, दूसरी कंडीशनिंग के साथ क्या लिखोगे? RS। जो SR होती है ना, उसमें आप पहले स्टिमुलस देते हो बच्चे को, और फिर वो आपको रिस्पॉन्स देता है। यानी कि आप पहले तोहफा देते हो या सजा देते हो या जजा देते हो, और वो आपको क्या देता है? आगे परफॉर्मेंस देता है या रिस्पॉन्स देता है। दूसरे में क्या होता है? वो पहले आपको रिस्पॉन्स देता है और बाद में उसको सजा मिलती है या जजा मिलती है। अब हम इसके देख लेते हैं। पेवलोव जी, IVAN, आइवैन पेवलोव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था, और ये एक कुत्ते के ऊपर डाइजेशन के तजर्बात कर रहा था, निज़ामे हजम से रेलेवेंट, खुराक हजम कैसे होती है उसके ऊपर ये तजर्बात कर रहा था। तो इसने देखा कि कुत्ता जो है, जब एक बंदा उसके लिए खाना लेके आता है तो खाने को देख के इसका सलाइवा जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगा कि खाना लाने वाले के कदमों की आवाज सुनकर उसका वो सलाइवा जो था वो निकलना शुरू हो जाता था। फिर उसके फुटप्रिंट से पहले वो बेल बजाता था तो उस बेल पे उसका सलाइवा निकलना शुरू हो जाता था। सो रिस्पॉन्स जो था वो क्या करता गया? सेट करता गया, लॉन्गर लॉन्गर लॉन्गर, और वो सेट होता गया। वो कुत्ते को लंबे अरसे तक भूखा रखता गया और उसको उसकी जो हंगर थी उसे कंट्रोल करता गया, और उसके जो खाना लाना था उसको वो अरेंज करता गया, उसके डिस्टेंस को, और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इसको बेल बजती गई और फिर वो लंबे से लंबा होता गया कि ये जो SR है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो फार्मूला है, उसको हम कंडीशन कर सकते हैं और अनकंडीशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अनकंडीशन के लिए UR का लफ्ज इस्तेमाल होता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, और कंडीशन स्टिमुलस का यूज होता है CS और CR। ठीक हो गया? बाज़-औक़ात वो CS और CR या UR करके भी पूछ लेता है। UR का मतलब है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, CS का मतलब है कंडीशन स्टिमुलस, और CR का मतलब क्या है? कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक हो गया? यस मैम। अच्छा, अब JB वॉटसन ने भी इसके ऊपर काम किया, उसने भी थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग दी। मैंने JB वॉटसन का भी आपको नाम लिया था। उसने एग्जांपल दी बेबी और रैबिट की, और उसने कहा कि एक ऐसा बेबी जो कि रैबिट को लाइक करता था, और उसने रैबिट उसके हाथ में देने से पहले खौफनाक किस्म की आवाजें पैदा करना शुरू कर दी, और फिर उसको रैबिट दिया तो वो रैबिट से डरना शुरू हो गया। तो उसने रैबिट के डरने को, रैबिट्स का जो उसका प्यार था उसको खौफनाक आवाजों के साथ एसोसिएट करके उसको रैबिट से खौफजदा कर दिया। इसी तरह से एक ऐसा बच्चा जो कि रैबिट से डरता था, उसके साथ उसने प्लेजेंट आवाजें पैदा करके और उसको ग्रेजुअली रैबिट के करीब करके उसको रैबिट से करीब कर दिया। इसी तरह से उसने फिर प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग है कुछ, ये भी अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इसमें क्या है? एक एक्सटिंक्शन है। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? a gradual disappearance of the conditioned response
a gradual disappearance of the conditional response और या डिसकनेक्शन ऑफ द SR एसोसिएशन। क्या मतलब है कि हम इसमें एक्सटिंक्शन में क्या करते हैं कि किसी चीज का खत्म हो जाना, हम क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एक कनेक्शन बना था, एसोसिएशन बनी थी, एक लिंक बना था, हम उसे आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देते हैं। कि हम वो जो बेल बजाते थे और कुत्ते को खाना मिलता था, वो बेल बजाना हम खत्म कर देते हैं और खाना देना खत्म कर देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम बेल बजा के खाना देते हैं तो उसका सलाइवा पैदा नहीं होता। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बोले एक्सटिंक्शन। इसको क्या कहते हैं? ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ द कंडीशन रिस्पॉन्स या डिसकनेक्शन ऑफ SR एसोसिएशन। ये पेपर में एज इट इज स्टेटमेंट आती है, इसको नोट्स में अंडरलाइन कर लीजिएगा और इससे रट्टा मार के याद कर लीजिएगा। अंडरस्टैंड तो कीजिएगा, ये पेपर में ये एज इट इज आ जाती होती है। देन है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब क्या है कि अगर इसको दोबारा से अगर हम कर दें, दोबारा से हम स्टिमुलस देना शुरू कर दें तो फिर ये दोबारा से रिस्पॉन्स भी आना शुरू हो जाता है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, अगर स्टिमुलस दोबारा से मिलना शुरू हो जाए तो फिर वो जनरलाइज होना शुरू हो जाता है। जनरलाइज का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, अगर स्टिमुलस हम उसे दोबारा देना शुरू कर दें तो वो उसमें डिस्क्रिमिनेट भी करना शुरू कर देते हैं। अगर हम स्टिमुलस चेंज कर दें, यानी कि हम लाइट दें और लाइट के बाद हम फिर कोई आवाज पैदा करें तो वो उसमें फर्क भी पैदा करना शुरू कर देता है। देन है जनाब ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग पर उसने स्किनर ने काम किया था। स्किनर ने क्या किया था? उसने जनाब एक स्किनर बॉक्स बनाया था। स्किनर बॉक्स में उसने किसको रखा था, याद है आपको? किसको रखा था? रैट। हाँ जी, रैट। रेड को, चूहे को रखा था। और चूहा जो था उसने भूल भुलैयों में वो घूमता था और उसका पाँव एक लीवर पे लगता था और लीवर के नीचे खाना अटैच था। तो जैसे उसका वो जो लीवर पे पाँव पड़ता था तो उसको क्या मिल जाता था? खाना मिल जाता था। तो अब पहले वो क्या करता था? रिस्पॉन्स देता था, फिर उसे स्टिमुलस मिलता था। वहां पे पहले क्या था? उसे खाना मिलता था, फिर उसका रिस्पॉन्स आता था। यहाँ पे पहले क्या है? पहले रिस्पॉन्स है और फिर क्या है? जी बेटा, मैम यहाँ भी तो उसने भूल भुलैयों में लीवर पे पाँव लगाया है तो आया है खाना, तो फिर कैसे रिस्पॉन्स पहले है? बेटा उसका जो रिस्पोंडेंट बिहेवियर है वो पहले आया है ना। रिस्पोंडेंट बिहेवियर पहले है, स्टिमुलाई बाद में है। स्टिमुलाई बाद में है, रिस्पोंडेंट बिहेवियर पहले है। स्टिमुलाई खाना है, रिस्पोंडेंट बिहेवियर उसका, ये इसको अक्सर बच्चे मिक्सअप कर लेते हैं, प्लीज इसको मिक्सअप नहीं करना है। रिस्पोंडेंट बिहेवियर उसका हरकत करना है। क्या करना है? हरकत करना है। हरकत करना क्या है उसका? हाँ जी, उसका रिस्पोंडेंट बिहेवियर है। एंड द अदर एमिटेड बाय द अननोन स्टिमुलाई विच इज कॉल्ड ऑपरेंट बिहेवियर। ठीक है, एक वो जो पहले वाला कुत्ते का जो सलाइवा था वो उसका रिफ्लेक्सेस थे। बात समझ आ रही है? In respondent behavior, the stimulus preceding the response is responsible for causing the behavior. On the other hand, the stimulus causing operant behavior is unknown and knowledge of the cause of the behavior. जो एक होता है जिसमें उसको पता होता है कि मेरे लिए एक चीज आ रही है तो मेरे मुंह से एक चीज पैदा हो रही है। एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसे हम रिस्पोंडेंट बिहेवियर कहते हैं कि उस बेचारे को पता भी नहीं है कि मुझे क्या मिलने वाला है। वो पहली दफा बाय मिस्टेक वो करता है और फिर बाद में
रिस्पोंडेंट बिहेवियर उसका स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। अच्छा, अगर हम उससे कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल दें तो फिर उसका ये जो रिस्पोंडेंट बिहेवियर है ड्यूरिंग एक्विजिशन ऑफ लर्निंग ये स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल दें तो फिर ये और ज्यादा अच्छा हो जाता है। फिक्स्ड रेशियो इन रीइंफोर्समेंट दें। फिक्स्ड रेशियो इन रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट होता है या तो आप उसे कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, आप उसे कोई रिवॉर्ड देते हो। तहरीक पैदा जी बेटा, तहरीक पैदा करना जी। फिक्स्ड कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि आपने उसे वक्फे वक्फे से मुसलसल कोई ना कोई रीइंफोर्समेंट दी। देन फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट क्या है कि आपने उसे वक्फे वक्फे से दोबारा 3 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद वही दोबारा से वही चीज दी। फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल क्या है? इन दिस शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, कि उसने 3 दफा 5 दफा वही रिस्पॉन्सेज किए, 3 5 7 दफा, फिर आपने उसको वो वाला जो प्लेट ऑफ फूड था वो दिया। ठीक हो गया? इसका जो फर्क उन्होंने बताया हुआ है इन दोनों का, क्लासिकल रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग का, इसमें उन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है। इट हेल्प्स इन द लर्निंग ऑफ रिस्पोंडेंट बिहेवियर, और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग इट हेल्प इन द लर्निंग ऑफ ऑपरेंट बिहेवियर। ठीक हो गया? It is called S conditioning to emphasize the importance of stimulus in eliciting desired response. It is called type R conditioning, response conditioning, because of the emphasized response. In अच्छा, classical conditioning में क्या होता है? In this type of conditioning, beginning is being made with the help of specific stimulus. जबकि operant conditioning में क्या है? Here beginning is made with the responses as occur naturally, कि आपने कोई उसे स्टिमुलस नहीं दिया, नेचुरली रिस्पॉन्स हो रहा है। बात समझ आ रही है? यस मैम। रिस्पॉन्स खुद ब खुद हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था ना कि RS होता है इसमें SR नहीं होता, इसमें RS होता है। बस आप अगर एक ये मेरी छोटी सी बात ध्यान में रख लो कि एक में SR है और एक में RS है, इतना तो ध्यान में रख लोगे ना कि क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है? SR है। अगर आप सिर्फ एक बात याद रख लो कि क्लासिकल कंडीशनिंग में SR है, तो दूसरा उसके उलट तो कर लोगे ना? यस मैम। तो बस यही याद रखना है। अच्छा, देन नेक्स्ट है जनाब थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग या कॉग्निटिव लर्निंग या गेस्टाल्ट लर्निंग। ठीक हो गया? इनसाइट लर्निंग। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम एक क्वेश्चन है। जी बोले। मैम लास्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है ये किस में आती है, क्लासिकल में आती है या ऑपरेंट में आती है? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इंस्ट्रक्शंस ये किस चीज में आता है? अच्छा जनाब, अब उसमें क्या है, आप पहले कोई कमांड देते हो, फिर आपको रिस्पॉन्स आता है। में है या ऑपरेंट कंडीशनिंग में? जी, अब आप मुझे बताओ ना, मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको क्लू दे रही हूँ, इशारा दे रही हूँ। आप पहले कमांड देते हो, फिर आगे से आपको क्या आता है? रिस्पॉन्स आता है। ऐसा ही होता है ना? क्लासिकल। जी मैम। जी, गुड गर्ल, गुड लेकिन गर्ल। मैम मैंने क्लासिकल ही लगाया था, तो लेकिन ये है कि जितने भी लोग थे ना वो सारे ये कहते हैं कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ना ये मॉडर्न है, तो इसलिए ये ऑपरेंट में आएगा। क्या है? मॉडर्न इसको थ्योरी का नाम दिया है मैम। मैंने इसको क्लासिकल लगाया था, लेकिन जी मैम। नो, आप इसमें इंस्ट्रक्शन पहले देते हो, फिर आपको रिस्पॉन्स आता है। ऐसा ही है ना? जी तो पहले आप रिस्पॉन्स देते हो, फिर आपको इंस्ट्रक्शन आती है। मुझे खुद बताओ। नहीं मैम, मैंने भी यही लॉजिक यूज किया था पेपर में बैठ के। हाँ, लेकिन जब मैं घर आई तो सब कह रहे ऑपरेंट आएगा, इसका जवाब ऑपरेंट आएगा। तो ऑपरेंट मॉडर्न थ्योरी है, ये क्लासिकल बैकवर्ड थ्योरी है। आपको वो खुद ही आंसर दे देगा। वेबसाइट पे क्वेश्चन डालो, गूगल करो इस क्वेश्चन को, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी मैम। और
कहाँ है वही पूछ रहा हूं। अच्छा जनाब आगे चले। यस मैम, कंप्यूटर असिस्टेंट। अच्छा जनाब, मैं बात कर रही थी थियरी ऑफ लर्निंग की, और बिहेवियरिस्ट ने एसोसिएशन की बात की, स्टिमुलस रिस्पांस की बात की, जबकि इंसाइटफुल लर्निंग वालों में गेस्टाल्ट थ्योरी है, कॉग्निटिव लर्निंग है, और जनाब कोहलर एंड कफका ने इसके ऊपर बड़ा काम किया, और इन जर्मन जो थे जर्मन्स ने इनके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। इन्होंने एज अ होल की बात की। इन्होंने कहा लर्निंग ये तो नहीं है ना कि आप जो है वो पीछे जाएंगे, फिर पीछे की चीजें लेके आएंगे, फिर स्ट्रक्चर में काम करेंगे, फिर फंक्शन में काम करेंगे। उन्होंने कहा ये तो एज अ फुल जो है ना, आपका दिमाग पीछे वाली चीजों को भी, अनकॉन्शियस वाली, सबकॉन्शियस वाली, अनकॉन्शियस वाली, रीजनिंग, लॉजिक, सबको इकट्ठा करके आपका दिमाग जो है वो काम कर रहा होता है, और इकट्ठे जो है आपका जहन इनको करके काम कर रहा होता है। ठीक हो गया। तो इनमें जो अहम नाम हैं वो जिनकी थियरीज बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कि पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं, वो मैं आपको करवा देती हूँ। बेंडोरा की सोशल लर्निंग है, जिसको डायरेक्ट लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो है, मुझे प्यास बड़ी जोरों की लग रही है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक गिलास पानी का पी लूं। चलें, एक मिनट होल्ड करें, मैं जरा किसी बच्चे को कह दूं, एक मिनट होल्ड करें। ये नाम ऐसे गड़बड़ होते हैं। आठ दस सवाल तो ऐसे ही आते हैं, इसके बहुत सवाल आते हैं, 8-10 होते हैं आम तौर पर। इसमें सबसे ज्यादा किसको जरूरत है? सोशल 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 सारा सुनने पर दो रेजिस्ट्रेशन भी बहुत और इसी का ऐसे का हां वो जाके घंटा भी रहता होगा तो पहुंच जाएंगे घंटे करके मैम अभी पेपर दे के मुझे घंटा दे नहीं उसकी भी दे दूंगी नहीं मैम सब कौन सा पास होगा मैम से कभी मैम आप ही लेक्चर आ रहे हैं तो क्या लिख कर ले अभी पेपर देख के आए हाँ जी उसके आगे इसलिए उसका टी चौक बना है मैं टी चौक बना मैं आपको सभी पढ़ा रही है आपकी रूम आ गई है। हेलो अकेडमी वालों, नंबर लग रही है बताओ सबकी आ गई है, मुझे मैसेज नहीं आया। मुझे भी नहीं आया मैसेज टेंशन है तो उस पे आया होगा यार मेल पे चेक पे आया जिनका वजन 80 भी नहीं आई, आएगा मेरा कम है मेल भी नहीं आई मुझे। चेरिश हाँ जी ऐसे ज्यादा जिनका वजन 80 किलो से ज्यादा उनका मेल लेट आएगी जी। तो उन्होंने उस बंदे को भी मेल में डाल के भेजना जो लेट आएगा अच्छा जिसकी लेट आई उसके ज्यादा मार्क्स आएंगे। चलो अब बैठे ना फिर तो अच्छा है, पेपर वाले दिन नहीं आए। ये एमरसन जो मुझे साथ साथ कुछ ना ना सेकंड बार भी बताओगे आपको क्या बना एजुकेशन इंप्रेसिव एजुकेशन हाँ जाना पेपर देख के बाद में डिस्कस करते हैं
यार मॉडल टाउन की साइड पे है, आपने कभी डाले हैं मॉडल टाउन? साथ में है, ओपन है, इसी के बाद साथ में उसके बाद देखेंगे। आप आए हमें ये और इधर है क्या तो स्टेशन के पास कौन सी यूनिवर्सिटी में आग लग जाए आपको बच्चे अलमारी के सामने ही है। यस बिल्कुल, पेपर वाली रात सो है ना उसी टाइम पे है आज मुझे मेरी रूममेट वाले सेकंड टाइम है नहीं सबका सेम पेपर कितना जूम करे पहले हमेशा फर्स्ट टाइम होता है सबका पेपर सेम होगा इसलिए सबका सेकंड टाइम मतलब मेल और फीमेल का सेम पेपर होगा कोई इंटरनेट कनेक्शन साथ लगवा दीजिए पहले मेल का अलग होता था फीमेल का अलग पेपर सेम एक ही पेपर एजुकेशन में कहां है नहीं उर्दू वाला हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो हम इंसाइटफुल लर्निंग की बात कर रहे थे। तो इन्होंने कोहलर का मैंने नाम लिया जिन्होंने सुल्तान पे काम किया, और सुल्तान जो है चिंपैंजी था जिनका मैंने बनाना की आपको जिक्र किया, और बनाना जो है 7 स्टिक्स रखी गई, और स्टिक्स का फिर जो है इंसाइटफुल लर्निंग ये कहती है कि आपने पहले जो डिफरेंट जंक्स में पास्ट में डिफरेंट सिचुएशंस में जो नॉलेज सीखा होता है, उस टुकड़ों वाले नॉलेज को आप एडवांस गेस्टाल्ट वाले ये कहते हैं कि जोड़कर आप नई सिचुएशन में उस मसले का हल ढूंढ लेते हो। बात समझ आ रही है? यानी कि कहीं पर आपने सीखा कि स्टिक को तोड़ना है, कहीं पर आपने सीखा कि स्टिक को आपस में जोड़ा भी जा सकता है, कहीं पर आपने एक और सिचुएशन में आपने सीखा कि स्टिक से केला भी उतारा जा सकता है, किसी और सिचुएशन में आपने किसी को देखा था कि जो है वो केला नीचे भी गिर सकता है। सो 4-5 डिफरेंट सिचुएशन में सीखे हुए इल्म से आपने एक नई सिचुएशन में उस 4-5 जगहों वाला सीखा हुआ इल्म जो है वो यूज किया अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लर्निंग बाय इनसाइट जी। तो ये जो है इस मेथड की लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन इसको लर्निंग बाय इनसाइट को एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, ये बेसिकली ये क्रिएटिव जो लर्निंग है, ये बेसिकली यही होता है कि आप जो कुछ आप पहले कर चुके हो उसकी बुनियाद पर आपको एक नई चीज दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आपने उसकी बुनियाद पर इस मसले का हल जो है वो ढूंढना है। अच्छा, जो ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग है, ये भी कॉग्निटिव जो अप्रोचेस टू लर्निंग है उसी की हैं। जेरोम ब्रूनर जो है 1966 में प्रोमोटेड द कंसेप्ट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग बाय इनकरेजिंग टीचर्स टू गिव स्टूडेंट्स मोर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न ऑन देयर ओन। इन्होंने कहा to think for themselves and discover how knowledge is constructed. It also feeds their natural curiosity and inquiry. ये जो आजकल प्राइवेट जो जरा मॉडर्न स्कूल हैं उनमें है ना कि बच्चों को टॉपिक दे दिया जाता है और कहा जाता है कि घर से खुद लिख के आना, और वो बेचारे पेरेंट्स लिख के दे रहे होते हैं। कुछ अच्छे स्कूल्स में बच्चे खुद लिख भी रहे होते हैं। तो ये क्या होता है कि बच्चों को खुद से जो है वो काम करने के काबिल करना। डिस्कवरी लर्निंग इज especially effective in science classes. Researchers have found that students in activity-based discovery learning science classes score high learning on science achievements test than students in traditional direct instruction science classes. जहाँ पर जो है सॉरी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट लर्निंग, जहाँ पर टीचर्स बच्चों को इनडायरेक्ट मेथड के तहत पढ़ा रहे होते हैं, उसकी बजाय डायरेक्ट लर्निंग में बच्चे ज्यादा सीख रहे होते हैं। ठीक है, हाउएवर मोस्ट डिस्कवरी learning methods are used in school today
डू नॉट इन्वॉल्व प्योर डिस्कवरी लर्निंग। ये एक सच है कि आजकल स्कूलों में प्योर जो डिस्कवरी लर्निंग है वो यूज नहीं की जाती। अच्छा जी, एक और है जिनका नाम है बेंडोरा सोशल लर्निंग थ्योरी, और ये जो है ऑब्जर्वेशन को काफी इम्पोर्टेंट रोल देते हैं, और ये कहते हैं कि अगर ऑब्जर्वेशन को एक अच्छा टूल बनाया जाए of acquiring good information in the environment, तो फिर जो है बच्चा अपना अकल इस्तेमाल करके, कॉग्निशन इस्तेमाल करके, तो वो जो है सोशल लर्निंग के जरिए से नई नई चीजें सीख सकता है। अब मेरा जरा बेंडोरा के साथ ये इतराज है कि सोशल लर्निंग में आप अक्ल इस्तेमाल नहीं करते हो, बल्कि वही चीजें सीखते हो जो मुआशरा आपको सिखा रहा होता है। According to Bandora 1977, the following processes or steps are usually involved in this kind of learning: attending and perceiving the behavior। पहले हम perceive करते हैं behavior को। In this step, the learner is made to observe the behavior of the person, acting as a model. Here the total behavior or a particular aspect of it may attract attention. Remembering the behavior, then converting the memory into action, फिर हम वैसा करते हैं। Reinforcing of the imitated behavior, and then वो behavior हमारी जात का हिस्सा बन जाता है। So इसको मैं कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज का हिस्सा नहीं मानती हूँ, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो जो है जब हम सोशल लर्निंग कर रहे होते हैं तो हम उन चीजों को एज इट इज ले रहे होते हैं। इसको लर्निंग बाय इमिटेशन तो कह सकते हैं, लर्निंग बाय कॉग्निशन नहीं कह सकते। क्या ख्याल है आप लोगों का? कॉपी करना कहते हैं जी, जो हम अपने क्लास फेलो से सीखते हैं, ये जो फैमिली से सीखते हैं, तो वो हम बगैर अपनी सोच के सीखते हैं, उसको कॉपी करते हैं ब्लाइंडली। एग्जैक्टली। अच्छा जनाब, अब जो है आपका साइकोलॉजी में जो रह गया है वो जनाब, एक तो आपकी रह गई है प्याजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी। प्याजे की थ्योरी भी रह गई है ना? अच्छा, एक चीज को बच्चे मिक्सअप कर देते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी और कॉग्निटिव, प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, इसमें फर्क है। एक है कॉग्निटिव लर्निंग की थ्योरी जो मैंने आज आपको पढ़ाई। आज मैंने आपको लर्निंग की थ्योरीज पढ़ाई है। कल मैंने आपको पढ़ाई थी परसों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज और मोटिवेशन की थ्योरीज। कल मैंने परसों आपको कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ाई थी? कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ाई थी? डेवलपमेंट और मोटिवेशन थी। मोटिवेशन कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ाई थी? कोलबर्ग की पढ़ाई की, एरिक्सन की पढ़ाई की, ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज पढ़ाई थी और मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ाई थी। आज मैंने आपको लर्निंग की थ्योरीज पढ़ाई हैं, और लर्निंग में मैंने आपको बिहेवियरिस्ट थ्योरीज पढ़ाई हैं और कॉग्निशन की थ्योरीज पढ़ाई हैं। ठीक है, अब जो लर्निंग की कॉग्निटिव थ्योरीज हैं उसमें बच्चे प्याजे की थ्योरी को और लर्निंग की कॉग्निटिव थ्योरीज को मिक्सअप कर देते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको प्याजे की थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी, वरना आज मेरा आपका साइकोलॉजी का पोर्शन खत्म करने का प्रोग्राम था। ठीक है, तो आज मैं आपको प्याजे इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ। प्याजे जो इंसान, एक इंसान के अंदर जो ज़हनी नशोनुमा होती है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी ना उसने, जो हमने पीछे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज दी थी, बिल्कुल इसी तरह से डेवलपमेंट के लिए जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके लिए दिमागी जो हमारी डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जो प्याजे ने थ्योरी दी थी, वो थ्योरी के कुछ स्टेजेस हैं। वो स्टेजेस पेपर में
साइकोलॉजी के पोर्शन में और कुछ आए ना आए, स्किनर और पेवलॉव जरूर आना है, पियाजे की थ्योरी जरूर आनी है, स्कूल ऑफ थॉट्स जरूर आने हैं, ठीक है। सो इन पोर्शंस को आपने अच्छे से कर लेना है। खुदारा 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 कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज को और पियाजे की डेवलपमेंट की थ्योरीज को मिक्सअप नहीं करना। बात समझ आ रही है बच्चे? आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस मैम। जी मैम। बात समझ आ रही है? यस मैम। अच्छा, अभी हम 10 मिनट का गैप ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का, और उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी करिकुलम, ठीक है? यस मैम। अच्छा, आप लोग जो है मेरे ख्याल में पेपर से 2 दिन पहले मैं आप लोगों को छोड़ दूं। यस मैम। 2 दिन पहले 18 को आपका पेपर है। यस मैम। तो आज क्या डेट है? 13 मैम। 13, 14, 15, 16, तो हमारे पास अब मजीद 3 दिन है, ठीक है? ठीक हो गया? यस मैम। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह 3 दिन में हम अपना सिलेबस आराम सुकून से कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें फिर अभी मैं आपको थोड़ा सा करिकुलम पढ़ाती हूँ, तो उसके बाद कल फिर मैं आपको पियाजे की थ्योरी पढ़ाऊंगी और वाइगोस्टबी की थ्योरी पढ़ाऊंगी। ठीक हो गया? मैम बाकी सब्जेक्ट भी रिवाइज करवा ओके, दीजिएगा अभी ना, 10 मिनट के बाद रिवाइज मिलते कर हैं दीजिएगा। इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ यू। बंदा देगा उसी को वोट सोया बड़ा होगा। हम ऑलरेडी जितने भी सोए पाकिस्तान वालों को थोड़ा पीड़ा वालों को वोट करिए, तुम जाके सो जाओ। नहीं कहिए, मैं तुम दिमाग को मैं दिखाया, मैंने आपको छोड़ूंगी तो कहती है मैं 4 दिन बैठे, तो मैंने कहा आपने दिमाग को जोर नहीं दिया, मैंने कहा जोर, कहती मेरे दिमाग को जोर दे, मैं सोशल बंदा हूँ, मैं फिर आप इंग्लिश सिखा देने जा रही हूँ कि हम कोई वर्ड शॉर्ट में पॉलिटिक्स में जाओ। सही अच्छा, आज कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में हमने पढ़ी है जेनेरिस्टिक। पहले मुझे समझ नहीं आई मैम ने क्या बताया। पहले हमने पढ़ी है पियाजे की, कल मैम नहीं मैम कह रही है कल हमने पढ़ी थी डेवलपमेंट ग्रोथ, ठीक है, ये हमने कल पढ़ी थी। आज हमने ये पढ़ी है पियाजे की, कल पढ़ी है सोशल की बात आ रही है। हां, जेनेरिस्टिक पढ़ा है, थोड़ा सा इसको भी वो खांसी है, मुस्तफिरा इसको भी खांसी कैसे रखो? तीसरी मुस्तफिरा कौन सी थी? मेरी भी सारे कौन सी चिल्ली और एक मिनट यार, एक जेनेरिस्टिक थी, एक पेंडोरा में कोऑर्डिनेट नहीं है मैम से। ये क्या लिखी बती ये पीरियड आज तो कल नहीं आया
Satu dapat channel ne orang nama janita apne nama dari di orang nama kan लेकिन वो पेशाब करके मैं देख ले मारा क्या है पता है जरा अपने पानी पे मैं इसको पेशाब अंदर के बैठा बल अंदर आ जाता कर मुझे वो पेशाब की तरह कौन पेशाब करना है वो की खाना आपका भाई कौन है? माइक ऑफ कर लें।
याद ही
बेटा ये दरवाजा बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। हाँ अच्छा बेटा मुझे ये बताएं, आप लोगों ने ये जो था करिकुलम की टाइप्स वो पढ़ी थी? मैंने आपसे कहा था कि नोट्स में से करिकुलम की टाइप्स पढ़ के आनी है, आप लोगों ने पढ़ी थी? जी हाँ जी, जल्दी से बोले बच्चे। जी बेटा। यस नो मैम। यस या नो? कोई यस कह रहा है, कोई नो कह रहा है। बेटा मैम पढ़ी थी या नहीं, मुझे जल्दी से बताएं ताकि मैं स्टार्ट करूं। मैम नहीं पढ़ी। अच्छा अच्छा बेटा, टाइप्स ऑफ करिकुलम जो हैं इनसे हम स्टार्ट लेते हैं। टाइप्स ऑफ करिकुलम में जो पहली टाइप है वो ओवर्ट, एक्सप्लिसिट या रिटन करिकुलम है। ये वो टाइप ऑफ करिकुलम है जिसे हम एक्सप्लिसिट या ओवर्ट या रिटन करिकुलम कहते हैं। ये जो रिटन टाइप हमारे पास करिकुलम होते हैं, डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में, टेक्स्ट की शक्ल में, स्पोर्टिव मटेरियल की शक्ल में, जो टीचर्स के पास स्पोर्टिव मटेरियल होता है, या फिल्म्स की शक्ल में, ठीक है, इसे हम ओवर्ट या एक्सप्लिसिट करिकुलम कहते हैं। देन है सोसाइटल करिकुलम या सोशल करिकुलम। ये कौन सा करिकुलम होता है? ये 1981 में कोर्ट्स ने कहा था कि ये वो करिकुलम होता है जो मैसिव ऑन गोइंग इनफॉर्मल करिकुलम होता है, जो फैमिली, पीयर्स, नेबर और चर्चेज और मसाजिद और ऑर्गेनाइजेशन और ऑक्यूपेशन और मैस मीडिया और सोशलाइजेशन उन ग्रुप्स के थ्रू हमें हासिल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सोसाइटल करिकुलम कहते हैं। दिस टाइप ऑफ करिकुला कैन नाउ बी एक्सपेंडेड टू include the powerful effects of social media, YouTube, Facebook, Twitter, Pinterest, etc. ठीक हो गया? हिडन करिकुलम, हिडन करिकुलम कौन सा होता है? हिडन करिकुलम refers to the unwritten, unofficial and unintended lessons, values and perspective that student learn in school. For example, जो कुछ हम मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को सिखाते हैं, हेडमिस्ट्रेस आ रही है तो बच्चों ने आगे से नहीं गुजरना, टीचर बैठी है, मतलब क्या कर रहे हो आप? टीचर बैठी हैं तो बच्चों ने फ्रंट से नहीं गुजरना, लाइन में बच्चा मतलब स्कूल में गुजर एंटर होता है तो स्कूल का एक जो है वो कल्चर स्टार्ट हो जाता है। अब वो स्कूल का कल्चर क्या है? वो इनफैक्ट स्कूल का करिकुलम है कि उसने लाइन में आना है, बच्चों ने लाइन में एंटर होना है, बच्चों ने जो है वो चौकीदार से कैसे बात करनी है, टीचर से कैसे बात करनी है। These all things are not written in the curriculum. This is called hidden curriculum, but this is practiced in the school. ठीक हो गया? तो social and cultural messages that are communicated to the student while they are in the school. It is an unintended curriculum which is not planned but may modified behavior of the students. The next is null curriculum. Null curriculum क्या होता है? It is the negative curriculum, that which we do not teach, thus giving students the message that these elements are not important in their educational experiences or in our student. Original refers some major points as he concludes his discussion of null curriculum. The major point I have been trying to make thus far is the schools have consequences not only by virtue of what they do teach but also by virtue of what they neglect to teach. यानी कि जो चीजें हम नहीं पढ़ाते हैं, null curriculum refers to what is not taught but actually should be taught. बाज अभी मैं पिछले दिनों सुन रही थी अपनी नन से कि बायो के पेपर में जी 2 चैप्टर टीचर ने छुड़वा दिए थे और वही जो है वो पेपर में सारा पेपर जो है उस पे से आ गया। ठीक है, इसी तरह से कुछ टीचर कहते हैं कि पहली 4 समरियां कर लो, आखिरी 6 समरियां कर लो, बाकी करने की जरूरत नहीं है। सो जो चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे
नल करिकुलम कहा जाता है। फैंटम करिकुलम क्या कहते हैं? फैंटम करिकुलम उसको कहते हैं, फैंटम करिकुलम मीडिया and its uses have become important issues in schools. Exposure to different types of media often provides illustrative context for classes, discussions, relevant examples. जैसे आजकल जो है वो आमिर लियाकत की डेथ हुई है, रेलेवेंट आपको एक एग्जांपल होगी, रिसेंट डेथ हुई है, तो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दानिया है ना, शाह कुछ कहते हैं कि उसको दानिया शाह बोलो, कुछ कहते हैं ना बोलो, तूबा है, उसके बच्चे हैं, उसकी फर्स्ट वाइफ बुशरा है, तो एवरीवन इज टॉकिंग, जो बैठे हैं उसके बारे में गॉसिप्स करें। तो मीडिया के बारे में मरियम हैं जो उनकी नवाज शरीफ की बेटी हैं, इसी तरह से इमरान खान के बारे में। जब हम ऑफिस के अंदर, स्कूल्स के अंदर होते हैं, कॉलेजेस के अंदर होते हैं, जैसे अब मैं एजुकेशनल एक क्लास पढ़ा रही हूँ और हम उनके बारे में बात करें, तो दिस इज कॉल्ड फैंटम करिकुलम। Concomitant curriculum क्या होता है? What is taught or emphasized at home, or these experiences that are a part of family's experiences or related experiences sanctioned by the family. This type of curriculum may be received at church, at home, in the context of religious expression, lessons or values, ethics or moral. यानी कि जो आपके मजहबी जो values होती हैं घरों में, जो कि हमने जरूर फॉलो करनी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्कॉमिटेंट। रिटोरिकल करिकुलम क्या होता है? रिटोरिक्स कहते हैं फन्ने तकरीरबाजी को, जो हमारे सियासतदान या जो हमारे आजकल बड़ा जी रिवाज चला हुआ है, जो लोग खुद लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छे वो रिटोरिक्स बने हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, तो वो जो है इसको रिटोरिकल करिकुलम कहते हैं। करिकुलम इन यूज, जो कि फॉर्मल करिकुलम है, जो आजकल यूज में होता है, उसको जो फॉर्मल टेक्स्ट बुक्स होती हैं उन्हें करिकुलम इन यूज कहते हैं। रिसीव्ड करिकुलम, जो बच्चे एक्चुअली टीचर पढ़ाते कुछ हैं, बच्चे आगे से रिसीव कुछ करते हैं। सो जो असल एक्चुअली, अब मैंने आपको पढ़ा तो सारा कुछ दिया, जरूरी नहीं है कि आपने वो सबने वो रिसीव भी किया हो। अब सारे बच्चे तो पेपर में पास नहीं होते हैं ना, कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। सो जो रिसीव करते हैं उसको कहते हैं रिसीव्ड करिकुलम। इंटरनल करिकुलम कहते हैं, किसे कहते हैं? द प्रोसेस, कंटेंट, नॉलेज कंबाइंड विद द एक्सपीरियंसेस एंड रियलिटीज ऑफ द लर्नर टू क्रिएट न्यू नॉलेज। अब जब हमने आपको पढ़ा दिया, अब हमने आपको कहा फला यूट्यूब चैनल पढ़ो, हाँ जी मैं आपके जिम्मे आपको असाइनमेंट्स लगाती हूँ कि बच्चे आप, जैसे मैंने कहा टाइप्स ऑफ करिकुलम पढ़ के आना, तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा। अब अच्छी बात तो ये थी कि आप इसे पढ़ के भी आते, 2-4 और टाइप्स भी पढ़ के आते, 5-7 क्वेश्चन भी लेके आते, तो ये होता द इंटरनल करिकुलम कि आप लोग खुद से भी कुछ चीजें फाइंड आउट करके आते। तो ये होता है कि आप कोई 2-4 और वेबसाइट्स ढूंढो, 2 वेबसाइट्स मैंने बता दी हैं, कुछ एमसीक्यूज दे दिए हैं, बस उन्हें ही आप पढ़ लो तो मेरे पर एहसान अजीम होगा। आप लोग खुद से आप लोग हिम्मत जुरत नहीं करते हो कि हम जी मुकाबले के पूरे पंजाब के साथ हमारा मुकाबला है, हमें बस जो मैम रानी कर देंगी तो बस हमने वही कर लेना है, बस यही हमारा मैम पे एहसान होगा। भाई आपने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करना, आपने अपनी जात पे एहसान करना है, अपने आने वाले फ्यूचर पे एहसान करना है। तो उसके लिए तो आपको जहां जहां से जो जो चीज इससे रेलेवेंट लगे आप उसको लिए हाथ पांव मारो। आजकल 6-7 घंटे सोएं और बाकी जो है वो 14-15 घंटे जो है आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जो कि आप लोग, मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतना काम कर रहे हो। सो इंटरनल करिकुलम ये होता है। सपोर्टेड करिकुलम क्या होता है? सपोर्टेड करिकुलम कंटिन्यूज टू हैव अ स्ट्रांग इन्फ्लुएंस on the taught curriculum, especially for the elementary teachers who teach 4 or 5 subjects. The textbook is often their major source of content knowledge. It includes all the facilities and materials that will help. अच्छा, इसमें टीचर गाइड्स हो गई, इसमें खुलासा जात हो गए, इसमें दूसरी गाइड्स होती हैं, कुछ गवर्नमेंट गाइड्स देती है, कुछ ये लोग वेबसाइट से और इस तरह की चीजों से भी मटेरियल लेते हैं, कुछ ये खुद से बनाते हैं बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। सो दिस इज सपोर्टेड करिकुलम। असेस्ड करिकुलम क्या होते हैं? अटेस्टेड और इवेल्युएटेड करिकुलम दैट टीचर्स यूज टू पेपर पेंसिल टेस्ट के लिए जो हम करते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम, द स्कूल प्रोजेक्टेड करिकुलम, जो स्कूल जो है एक्स्ट्रा से, जैसे अब प्राइवेट स्कूल्स में स्पेशली वो लोग कहते हैं कि जी अनसीन करिकुलम आएगा पेपर के अंदर, सो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा करिकुलम। इसके अलावा ब्रॉड फील्ड करिकुलम होता है, इट इज अ स्ट्रक्चर दैट कंबाइन रिलेटेड सब्जेक्ट इनटू अ ब्रॉड फील्ड करिकुलम, जो कि टू रिड्यूस द बस्ता लोड, उस पर हम पहले बात कर चुके हैं। कोर करिकुलम क्या होता है? कोर करिकुलम हर मुल्क के जो
डिफरेंट, जैसे हमारा इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडीज है, ये हमारा कोर करिकुलम है, उर्दू है, ये हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमने बच्चों को हमारा इंटेग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग है। हमने बच्चों को उर्दू सिखानी है, हमने बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाना है, हमने बच्चों को इस्लामियात सिखानी है। सो दीज आर द इंटेग्रल पार्ट। हर मुल्क के कुछ ना कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। करिकुलम का जो स्कोप है, स्कोप ऑफ करिकुलम में क्या आता है, करिकुलम डेवलपमेंट आती है। करिकुलम डेवलपमेंट इंक्लूड्स टू करिकुलम कंस्ट्रक्शन। करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द करिकुलम फाउंडेशन। फाउंडेशन पे हम बात कर चुके हैं, उसमें फिलोसफिकल फाउंडेशन है। फिलोसफिकल फाउंडेशन में क्या आता है, ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी पे हम बात कर चुके हैं, रियलिटी की बात है। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज की बात है। एंड देन एक्सोलॉजी, एक्सोलॉजी में वैल्यूज हैं, और ब्यूटी और वो एथिक्स और एस्थेटिक्स पे हम बात कर चुके हैं। फाउंडेशन पे बात हो गई। देन फाउंडेशन में फिलोसफिकल फाउंडेशंस हैं। देन सोशियोलॉजिकल में कल्चर आ गया, कल्चर के सोशियोलॉजिकल इकोनॉमिक फाउंडेशंस हो गई। इसमें हम अपना हर मुल्क जो अपनी करिकुलम फाउंडेशंस होती हैं उसमें फिलोसफी को देखता है, सोशियोलॉजी को देखता है, इकोनॉमिक को देखता है, इन फाउंडेशन को देखता है। देन करिकुलम फाउंडेशंस लीड टू करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, कि हमने करिकुलम को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कौन कौन सी हमारी एजेंसीज होंगी जो उसे एग्जीक्यूट करेंगी, इम्प्लीमेंट करेंगी। देन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन जो है इज अकॉर्डिंग टू करिकुलम डिजाइन, कि हमारा करिकुलम डिजाइन कौन सा होगा, क्या वो टीचर सेंटर्ड होगा, क्या वो स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, क्या वो लर्नर सेंटर्ड होगा। इस पे भी हम बात कर चुके हैं कल परसों। विच अंडरगोज अ कॉन्टिन्यूअस करिकुलम इवेल्युएशन। करिकुलम इवेल्युएशन पे भी हमने बात करनी है। करिकुलम इवेल्युएशन के भी आगे मॉडल्स हैं कि करिकुलम इवेल्युएशन हम किन किन तरीकों से करेंगे, फॉर्मेटिव तरीकों से करेंगे, समेटिव तरीके से करेंगे, कौन कौन से तरीकों से हम करिकुलम इवेल्युएशन क्यों करेंगे। इसलिए करेंगे कि हम ये जान पाए कि करिकुलम जो हमने बनाया, डेवलप किया, एग्जीक्यूट किया, क्या वो करिकुलम इफेक्टिव भी था, जो हमने फाउंडेशन बनाई थी, जो हमने एलिमेंट बनाए थे, जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए थे, गोल बनाए थे, क्या वो हमें अचीव भी हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर वो नहीं हुए हैं तो फिर हम क्या करते हैं, करिकुलम चेंज लेके आते हैं, और वो क्या कहलाता है, करिकुलम इनोवेशन कहलाता है। फिर करिकुलम चेंज के भी मॉडल हैं। क्या है, करिकुलम चेंज के भी मॉडल हैं। जैसे करिकुलम बनाने के मॉडल्स हैं, अब हमने 3 चीजें और पढ़नी है। नंबर 1 करिकुलम मॉडल पढ़ने हैं कि करिकुलम बनाने के कौन कौन से मॉडल हैं। नंबर 2 हमने करिकुलम इवेल्युएशन के मॉडल्स पढ़ने हैं। नंबर 3 हमने करिकुलम इनोवेशन के मॉडल्स पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ना है हमने, ये आपके पेपर में आनी है चीजें। नंबर 1 करिकुलम की डेफिनेशन आनी है। नंबर 2 करिकुलम के टाइप्स आनी है, इनको स्टैरिक कर लीजिए। करिकुलम की डेफिनेशंस आनी है। करिकुलम कोर्स और सिलेबस, इनका डिफरेंस आना है। नंबर 3 करिकुलम की डिजाइन आने हैं, चाइल्ड सेंटर्ड, स्टूडेंट्स वो जो था लर्नर सेंटर्ड और प्रॉब्लम सेंटर्ड और कन्वेंशनल वाला जो मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था। देन आपका इसको कहते हैं करिकुलम डिजाइन। देन आपका आएगा स्कोप ऑफ करिकुलम जो मैंने अभी आपको बताया है। देन टाइप्स ऑफ करिकुलम जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। देन आपका आएगा मॉडल्स ऑफ करिकुलम, वो अभी मैंने आपको पढ़ाने हैं। देन इवेल्युएशन के जो मॉडल हैं, और उसके बाद करिकुलम चेंज के जो टाइप्स हैं वो। ठीक हो गया, ये अब मैंने आपको पढ़ाना है। तो सबसे पहले मॉडल्स ऑफ करिकुलम निकाल लेते हैं। ठीक हो गया, चलें जरा। ये जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताए थे, इनको बहुत अच्छे से आपने देख लेते हैं। अच्छा, ये जो मेजर टाइप्स हैं 2.7 पे, इनको ये कंजर्वेटिव, लिबरल, आर्ट्स, और इनको प्लीज एक दफा स्टडी जरूर कर लीजिएगा। ये एक एक दो दो जो फर्स्ट पे लाइंस हैं, इनको जरूर देख लीजिएगा। अच्छा जनाब, चैप्टर 3 पे आ जाते हैं। चैप्टर 3 में कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको जरा पहले देख लेते हैं। करिकुलम मॉडल क्या होता है? इट्स अ ब्रॉडर टर्म रेफरिंग टू द गाइड
It's a broader term referring to the guide used to written curriculum guides or the documents used in education to determine specific aspects of teaching, such as subject, time frame, and manner of instruction. These are two long-standing models of curriculum: the process model and the product model. करिकुलम मॉडल जो हैं कुछ प्रोसेस मॉडल होते हैं और कुछ प्रोडक्ट मॉडल होते हैं। प्रोसेस मॉडल क्या होते हैं, जिसमें हम डिजाइन की बात करते हैं, और प्रोडक्ट मॉडल क्या होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड होते हैं। क्या होते हैं, ये थोड़ा सा फर्क ध्यान में रख लें। प्रोसेस वाले डिजाइन की बात करते हैं और प्रोडक्ट वाले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। अगर हम डिजाइन की बात करें तो डिजाइन जो होता है वो इंस्ट्रक्शनल या स्ट्रक्चर बेस्ड होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये नक्शा नवीस है, कि भाई हम कहते हैं हमें हमारे घर का नक्शा बना दो। हम कहते हैं ना कि हमें हमारे घर का नक्शा बना दो, डिजाइन बना दो। सो डिजाइन इज बेसिकली अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है। डिजाइन इज बेसिकली अबाउट द ब्लॉक्स या स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। करिकुलम इवैल्यूएशन का मैं आपको बता चुकी हूँ, इट इज एन एसेंशियल फेज ऑफ करिकुलम। एसेंशियल यानी कि जरूरी फेज है करिकुलम डेवलपमेंट की। थ्रू इवैल्यूएशन faculty discover whether a curriculum is fulfilling its purpose or whether students are actually learning. The process used by evaluation team within the framework of model is described in step by step fashion. इसमें क्या होता है कि worth and value of curriculum effectiveness is judged. वर्थ एंड वैल्यू वाला वर्ड आपने जहन में रखना है। करिकुलम डेवलपमेंट क्या होती है जी? करिकुलम डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ प्लान्ड और अ पर्पसफुल प्रोग्रेसिव एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। इनको अंडरलाइन कर लें। टू क्रिएट पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स इन द एजुकेशनल सिस्टम every time there are changes or developments happening around the world, the school curricula are affected. ठीक हो गया, ये होता है जी करिकुलम डेवलपमेंट। हम हमेशा करिकुलम डेवलप करने के लिए पॉलिसी बनाते हैं, फिर हम प्रोग्राम बनाते हैं, फिर हम प्लान बनाते हैं, फिर हम प्लान के बाद प्रोसीजर बनाते हैं, फिर हम प्रोसीजर के बाद करिकुलम बनाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद करिकुलम डेवलप हो जाता है। जब डेवलप होता है तो फिर नेक्स्ट क्या होता है? करिकुलम इम्प्लीमेंट होता है। करिकुलम इम्प्लीमेंट क्या होता है? करिकुलम मैंने आपको ना पूरा प्रोसेस आपको एक पेज पे दे दिया। अगर आप ये पूरा पेज ही अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपका ये जो करिकुलम डेवलपमेंट वाले 4-5 ये जो करिकुलम के पेपर में आपके 4-5 सवाल आएंगे तो आप उनको इजी अटेम्प्ट कर सकोगे। ठीक है, इस पेज को आपने चैप्टर 3 के फर्स्ट पेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। Yes, ma'am. Curriculum implementation entails putting into practices the officially prescribed courses of study, syllabus and subjects. The process involves helping the learner acquire knowledge or experiences. इसमें हमने जो पहले सारा करिकुलम बनाया था उसे हम क्या करते हैं? हम उसको सिलेबस या सब्जेक्ट की शक्ल में, इंफॉर्मेशन की शक्ल में बच्चों को डिलीवर करते हैं। अच्छा, अब a brief account of person's education, qualification and previous occupation typically sent with a job application is curriculum vitae definition, जिसे हम CV कहते हैं। curriculum vitae क्या होता है? CV। then curriculum planning refers to the, एक curriculum planning भी होती है। curriculum refers planning to the creation of curriculum. There is a clear definition of what a curriculum is. Some definitions are rather centered around student activities. Curriculum is the planned engagement of learners. Curriculum innovation क्या है? बॉब्सन ने कहा था innovation curriculum engage student and professional in interdisciplinary education that inspires analytic thinking. Analytic thinking क्या है? चीजों को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के सोचना। Creativity and ethical business practices through experiential learning. They must draw from business discipline in a highly integrative way.
इसमें हम क्या करते हैं, चीजों को इनोवेटिव वे में देखते हैं और फिर हम उन्हें दोबारा से करिकुलम को बनाते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है? करिकुलम डिजाइन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चनिंग टू फ्रेम लर्निंग एंड टीचिंग। द मेन पर्पस ऑफ प्रोसेस इज टू ट्रांसलेट ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। हमने अपने इरादे को, जो हमने इरादे वाली स्टेटमेंट बनाई थी, हमने उन्हें ट्रांसलेट करना है इनटू अ स्पेसिफिक प्लान्स एंड देन इनटू अ एक्शन। करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्लान और अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और लर्निंग आउटकम्स that defines the content to be learned। ये ऐसे कंटेंट को डिफाइन करते हैं जो कि हमने लर्न करना है। A curriculum framework is a part of an outcome based education or standard based education reform design। ठीक हो गया? अब थोड़ा सा देख लेते हैं, टेलर का एक मॉडल देख लेते हैं। मैं भी थक गई हूं तो आपको भी फिर छुट्टी देते हैं, मेरे से अब बैठा नहीं जा रहा। जस्ट अ मिनट। जितना जिहाद में आप लोगों को बेटा पढ़ा रही हूँ ना, जिस हालत में, अगर आप लोग थोड़े से भी सीरियस हो ना तो आप भी मुझे पढ़ के दिखा दें। पढ़ते नहीं हो आप, गंदे बच्चे हो। मेरा दिल आज आप लोगों ने मुझे हर्ट किया है। मैम मैंने आपको, मैं तकरीबन रोज आपको कुछ ना कुछ जो है बना के भेजती हूँ। जब आप मुझे अच्छे से पढ़ के अच्छा रिस्पॉन्स करते हो ना, उस दिन मैं नहीं थकती हूँ। आज मैं बार बार थक रही हूँ। आज मेरे से नहीं, मतलब मैं आज कुर्सी पे बैठ के पढ़ा रही हूँ और मैं बार बार थक रही हूँ। खड़ी हो। अच्छा जनाब, पहला जो मॉडल है ये टेलर का मॉडल है और टेलर ने ये मॉडल 1902 में दिया था शिकागो में। अच्छा, आपने इनकी ना वो भी याद रखनी है, क्या कहते हैं, डेट्स भी याद रखनी है। टेलर पैदा हुआ था 1902 में और इसने ये मॉडल 1949 में दिया था, 1949 में शिकागो में पैदा हुआ था और 1949 में इसने अपना ये मॉडल दिया था। इस मॉडल को लीनियर मॉडल भी कहते हैं और बिहेवियरल मॉडल भी कहते हैं। जो इसने करिकुलम का ये मॉडल दिया था, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसका ये जो मॉडल है रैल्फ टेलर मॉडल कहलाता है। इसे रैशनल मॉडल भी कहते हैं। रैशनल मॉडल, लीनियर मॉडल या बिहेवियरल मॉडल कहते हैं, ठीक है। यस मैम। रैल्फ का जो मॉडल है, इसने करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से पर्पस ऑफ द स्कूल, एक्सपीरियंसेस, ये मुझे लगता है यहाँ पे इसने थोड़ा सा एजुकेशन वो है उसकी प्रिंटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, इसने कहा कि पहले हमने सबसे पहले पर्पसेस डिफाइन करने हैं, उसके बाद एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बनाने हैं, फिर उसके बाद एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करना है और उसके बाद एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को क्या करना है, इवेल्युएशन करनी है उन एक्सपीरियंसेस की। व्हाट टेलर्स रैशनल मॉडल design is expression of educational ideas, special attention to the planning process, follows a 4 question process। ये 4 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देता है। 2 level of identifiers for the curriculum, डेटा गैदरिंग की बात करता है। अच्छा, इसका जो मॉडल है वो फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल कहलाता है। ये अक्सर पेपर में सवाल आता है कि वो कौन सा मॉडल है जो कि फिलोसफिकल भी है और साइकोलॉजिकल भी है। टेलर बिलीव दैट हैविंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन देयर लर्निंग वुड इवेंचुअली अचीव अ बिगर आउटकम। वो कहते हैं कि अगर स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, उनके करिकुलम में शामिल किया जाएगा करिकुलम बनाने में, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे सीखने में। By paying attention to student, Taylor incorporated his mentors। उसने उनके टीचर्स को भी शामिल किया कि उनके टीचर भी शामिल हों करिकुलम बनाने में। थॉर्नडाइक एंड डेवी की जो फिलॉसफीज हैं, उन्होंने भी यही मॉडल
बनाया था, उनकी भी यही रीजनिंग थी। अब वो पेपर में अक्सर ये पूछता है कि टेलर की आइडियोलॉजी किसके साथ मिलती थी। डेवी भी तो यही कहता था ना, डेवी कहता था कि स्कूल का डिसिप्लिन बनाओ तो बच्चों को शामिल करो। थॉर्नडाइक भी यही कहता था, ठीक है, कि बच्चों को आप हर चीज में शामिल करो। तो यही जो है वो टेलर का ख्याल था कि टीचर्स को भी शामिल रखो और स्टूडेंट्स को भी हर चीज में शामिल करो। टेलर की जो बेसिक प्रिंसिपल थे वो क्या थे? व्हाट एजुकेशनल प्रोसेस शुड द स्कूल सीक टू अटेन, के स्कूल ने कौन सा प्रोसेस स्कूल को अटेन करना चाहिए। हाउ कैन लर्निंग एक्सपीरियंसेस बी सिलेक्टेड, जो आपने बच्चों को कंटेंट सिखाना है वो कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। लाइकली टू बी यूजफुल इन अटेनिंग दीज ऑब्जेक्टिव, क्या जो आप एक्सपीरियंसेस सेलेक्ट कर रहे हो, क्या वो जो स्कूल के आपने पहले ऑब्जेक्टिव बनाए थे, क्या वो उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। हाउ कैन लर्निंग एक्सपीरियंसेस बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन, आपने जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑर्गेनाइज करने हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए, यानी कि वो इजी टू डिफिकल्ट होंगे, इजी टू कॉम्प्लेक्स होंगे, मकरून टू मुजर्रद होंगे, कैसे होंगे, और उनके मुताबिक क्या मेथडोलॉजी होगी। आपको ये बात तो मैंने सिखा दी कि जैसा कंटेंट होगा, जैसी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे, वैसी मेथडोलॉजी होगी। अगर आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड यानी कि नॉलेज ज्यादा उसमें है, कंटेंट ज्यादा है, तो वैसा ही लेक्चर मेथड वाला मेथडोलॉजी होगी। और अगर एक्टिविटी वाला आपका कंटेंट है तो फिर मेथडोलॉजी भी एक्टिविटी वाली होगी। तो वो कहते हैं कि आप उन एक्टिविटीज वाले को ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, क्या आप पहले क्वेश्चन आंसर मेथड रखोगे, फिर आप उसके बाद बच्चों को प्लेइंग मेथड रखोगे, उनको उनकी अरेंजमेंट क्या होगी, अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज क्या होगी, और अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट क्या होगा। ये आपने 4-5 क्वेश्चन जो है वो जहन में रखने हैं। इन 4 क्वेश्चंस की वजह से इसके मॉडल को साइकोलॉजिकल मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं? इन 4-5 मेथड की वजह से इसके मेथड को साइकोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसने कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं और कंक्लूजन्स दिए हैं, ये आप घर से पढ़ के आइएगा। और कल फिर इंशाल्लाह 7 बज रहे हैं, कल हम इंशाल्लाह इस पे आपसे गप लगाने के बाद आज की आपको इसकी क्या समझ आएगी रह गई हैं उन मैम जितने भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो है मैम, जी बेटा, ये जितने भी स्टूडेंट सेंटरिज्म है ये सारे अमेरिका से रिलेटेड है। हाँ जी ऐसा ही है जी, मैंने जो चीज नोट किया है कि जितने भी ये जो रियलिज्म वाले हैं ये अमेरिका से है, और आइडियलिज्म और जो बेसिक मतलब पुरानी किताबें वगैरह इनके क्लासिकल थॉट्स हैं वो उससे है जर्मन यूके और रशिया से। हाँ जी, हाँ जी, रशिया से। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही, बिल्कुल सही बात। ओके मैम, ओके ठीक हो गया। चले और कोशिश कीजिएगा कि मैम आवाज नहीं आ रही। हिल्डा टैबा और अगला रिपोर्ट। ओके जी, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। मॉडल नोट्स रखने वाले हैं जो स्टूडेंट्स हैं, आप बताइए जो आजादी देते हैं स्टूडेंट को स्टूडेंट को ओपिनियन देते हैं। जी
जाना किसी ने व्हाट्सएप पे तो ये बोला था इसका नहीं ये तो हम सब मैं अपने बहुत ज्यादा ये सिलेबस लेंथी है लेकिन बीच में बहुत आगे जाके छोड़ के करा रही हूँ उसकी वजह से कंफ्यूज करती है मैं रजिस्टर पे रखना चाहती हूँ और छोड़ के यहाँ से कर दिया भाई मैं कह रही हूँ वो देख के मैंने ये ना फिलोसफी में ये तो मैंने मैथमेटिक्स देखो समझ आई कि हाँ ये दो ही जो है ना इनके वो बन रहे हैं हाँ हाँ चले मेरे हॉस्टल से वो जो मॉडल्स वाला था मॉडल ये करिकुलम मॉडल का जो है ना ये पूरा पेज जो है एक बार अच्छी तरह इसे क्या मुझे दिखाना कौन सा अब भेजा है आज कितना प्यारा सा बच्चा था अपनी आइडल वॉल लगा अपना अल्तमिश मेरा फेवरेट है जैसे करेक्ट है अल्तमिश अल्तमिश मत बोले मेरे बच्चे का क्या क्या अच्छा लगता है फिर ये कदर नहीं करेंगे शादी हुई आपकी कदर सारी किसने बड़ी बड़ी है मेरी एज के सबसे छोटी शादी है ये छोटी है छोटी पहली होती है क्या करती क्या है जितनी भी चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी है वो अमेरिका ने दी है और जो ओल्ड भी ओल्ड क्लासिकल जो है वो सारी रशिया इंग्लैंड और रशिया इंग्लैंड थोड़ा मतलब एक्सपेरिमेंट में आ गया वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और रशिया की जो है वो पुरानी है ये देखो ना जो इंस्पेक्शन करते हैं वो इंग्लैंड वाले हैं इंस्पेक्शन करते हैं मेरा में जाए ना तो भूखे इंस्पेक्शन करना ऊपर ही हम जाना चाहते रहेंगे हां इंस्पेक्शन इंग्लैंड ही करते मतलब वो ना हर चीज पे नुक्ताचीनी करते हैं ऐसा नहीं चाहिए स्टूडेंट्स को सिर्फ इन्वॉल्व कर रहे हो पीछे स्क्वायर चाहिए इंस्पेक्शन ये इंग्लैंड की है इंस्पेक्शन ये डिफरेंस है I love हाँ ये टेम्परेरी है शॉर्ट टर्म वाला कंट्री है सही बात है ये देखो हम हर चीज को ना क्या नाम है
अच्छा, हम हर चीज को साइकोलॉजी की टर्म में पढ़ रहे हैं, फिलोसफी की टर्म में पढ़े। मैंने आई लव यू बोला, कहती है कौन सा शॉर्ट टर्म वाला, मैंने कहा सेंसरी वाला, तो एक सेकंड के बाद खत्म हो जाएगा। क्रिएटिव होनी चाहिए ना हमारी डिस्कशन में। इधर देखो एडवोकेट वाली फाइल लेके हमें इधर आके सोने इंसाफ के लिए जो क्या करो, इंसाफ सो रहा है, बिल्ला वकील है, क्लाइंट कोई नहीं आता, सारा दिन सरदार के टेबल चेंज वो मैं करके टेबल रखी पड़ रहे थे। क्या लगे मैं दाग लग रहा है, या फिर उम्र आते हो बंदे यार को बिठा पहले फ्लावर लगाओ, पहले नहीं, पहले सुनो बदलती रहती हूँ, मेरी अपनी को है थोड़ा सुना कि चेंज लगे मैंने बात की लगा दी थी, किसी ने कोई लगा उसे दे दिया मेरा मैसेज, कहती मैंने तुम्हें मैसेज कर, मैं कहा जब तो मैसेज नहीं है, कहती भेजो तब, कहती पता नहीं तुम्हारी वही मुंह की लगी, मोबाइल में मैं कहा 13 Pro Max है मेरा, सड़ा हुआ है कहती मैं खोल के ना कोई भी फैसला ले सकते हैं, तो ये जो एडवोकेट है वहां के, ये मैं क्या करूंगी, मैं उसकी है। हाँ तो आज इन्होंने किया नहीं है, मैं पहले आई, लड़का बैठा था इधर पढ़ रहा था, अच्छा ये आई है आगे, आप कहती है आपकी क्लास होनी है, नहीं जी हमारे से हो जाए, यार क्या करो, उठो यहाँ से जाओ हमारी क्लास। अच्छा वो बेचारा पहले आया पैसे, फिर कहते आपकी कब है, कहती है आधे घंटे बाद, कहते तो हम जमा हो रहे हैं ना, हमने आगे बैठ के पढ़ी, हमारी ये पूरी हमारी लाइन है। अच्छा मैं पीछे बैठ गया, वो चश्मे वाला है। अच्छा चेंज एजेंट कौन है? बहुत सवाल आता है। चेंज एजेंट हां टीचर है, चेंज एजेंट मैं हां थैंक यू बोलो, थैंक यू आई लव यू, आई म्यूट कर दो इसको, मैंने नहीं आई लव यू, ओए म्यूट नहीं था, ज्यादा 10 मिनट